आज की कहानी है जीवन संध्या में। तन्हाई में वे सिर झुकाए आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे लेटे हुए हैं। स्वास्थ्य कमजोर है आजकल। अपनी विशाल कोठी को किराए पर दे रखा है उन्होंने। अकेली जान के लिए 2 कमरे ही पर्याप्त है। बाकी में बच्चों का स्कूल चलता है। बच्चों के शोरगुल और अध्यापिकाओं की चकचक से अहाते में दिन भर चहल पहल रहती है। परंतु शाम के अंधेरे के साथ ही कोठी में एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है। आम, जामुन, लीची, बेल और अमरूद के पेड़ बुद्ध के समान चुपचाप खड़े रहते हैं। नौकर छुट्टियों में गांव गया तो फिर वापस नहीं आया। दूसरा नौकर ढूंढे कौन? मलेरिया बुखार ने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। एक गिलास पानी के लिए तरस गए हैं। वे इतनी विशाल कोठी के मालिक हैं, मगर तन्हा जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। जिह्वा की मांग है कि कोई चटपटा व्यंजन खाए, मगर बनाए कौन? अपने हाथों से कभी कुछ खास बनाया नहीं। नौकर था तो जो कच्चा पक्का बनाकर सामने रख देता, वे उसे किसी तरह गले के नीचे उतार लेते थे। बाजार जाने की ताकत नहीं थी। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। रात में चौकीदार पहरा दे जाता है। पास पड़ोसी इस इलाके में सभी कोठी वाले ही हैं। किसके घर क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। आज अगर वे इसी तरह अपार धन संपदा रहते हुए भी भूखे प्यासे मर जाएं, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उनका मन भर आया। डॉक्टर बेटा 7 समंदर पार अपना करियर बनाने गया है। उसे बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने कितनी तकलीफ और यत्न से बच्चों को पाला है, वही जानते हैं। कभी भूल कर भी दूसरी शादी का नाम नहीं लिया। सौतेली माँ के किस्से सुन चुके हैं। बेटी साल 6 महीने में 1-2 दिन के लिए आती है। बाबूजी, आप मेरे साथ चलकर रहिए। बेटी पूजा बड़े आग्रह से कहती। क्यों, मुझे यहाँ क्या कमी है? वे फीकी हंसी हंसते। कमी तो कुछ नहीं बाबूजी। आप बेटी के पास नहीं रहना चाहते तो भैया के पास अमेरिका ही चले जाइए। बेटी की बातों पर वे आकाश की ओर देखने लगते। अपनी धरती, पुश्तैनी मकान, कारोबार, यहाँ तेरी अम्मा की यादें बसी हुई हैं। इन्हें छोड़कर 7 समुंदर पार कैसे चला जाऊँ? यही मेरा बचपन और जवानी गुजरी है। देखना, एक दिन तेरा डॉक्टर भाई परिचय भी वापस अपनी धरती पर अवश्य आएगा। वे भविष्य के रंगीन सपने देखने लगते। फाटक खुलने की आवाज़ पर वे चौंक उठे। दिवा स्वप्न की कड़ियां बिखर गईं। कौन हो सकता है इस समय? चौकीदार था, साथ में पद्मा थी। अरे पद्मा, आओ। प्रभाकर जी का चेहरा खिल उठा। पद्मा उनके दिवंगत मित्र की विधवा थी। बहुत ही कर्मठ और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाली महिला। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? बोलते हुए वह कुर्सी खींचकर बैठ गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? वे आश्चर्य से बोले। चौकीदार से। बस भागी चली आ रही हूँ। इसी से पता चला कि रामू भी घर चला गया है। मुझे क्या गैर समझ रखा है? खबर क्यों नहीं दी? पद्मा उल्हाने देने लगी। वे खामोशी से सुनते रहे। ये उल्हाने उनके कानों में मधुर रस घोल रहे थे, तप्त हृदय को शीतलता प्रदान कर रहे थे। कोई तो है उनकी चिंता करने वाला। बोलो, क्या खाओगे? पकौड़ियाँ, करारी चटपटी? वे बच्चे की तरह मचल उठे। क्या? तीखी पकौड़ियाँ? सचमुच सठिया गए हो तुम। भला बीमार व्यक्ति भी कहीं तली भुनी चीज़ें खाता है? पद्मा की पैनी बातों की तीखी धार उनके हृदय को चुभने के बदले सुकून प्रदान कर रही थी। अच्छा, सुबह आऊँगी। उन्हें फुलके और परवल का झोल खिलाकर पद्मा अपने घर चली गई। प्रभाकर जी का मन भटकने लगा। पूरी जवानी उन्होंने बिना किसी स्त्री के काट दी। कभी भी सांसारिक विषय वासनाओं को अपने पास फटकने नहीं दिया। कर्तव्य की वेदी पर अपनी नैसर्गिक कामनाओं की आहुति चढ़ा दी। वही वैरागी मन आज साथी की चाहना कर रहा है। यह कैसी विडंबना है! जब बेटा 3 साल और बेटी 3 महीने की थी, उसी समय पत्नी 2 दिनों की मामूली बीमारी में चल बसी।
उन्होंने रोते हुए दूध मुँहे बच्चों को गले से लगा लिया था। अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने बच्चों की परवरिश पर न्यौछावर कर दिया। बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई, शादी की, विदेश भेजा। बेटी को पिता की छाया के साथ साथ एक माँ की तरह स्नेह व सुरक्षा प्रदान की। आज वह पति के घर में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। पद्मा भी भरी जवानी में विधवा हो गई थी। दोनों मासूम बेटों को अपने संघर्ष के बल पर योग्य बनाया। दोनों बड़े शहरों में नौकरी करते हैं। पद्मा बारी बारी से बेटों के पास जाती रहती है, मगर हर घर की कहानी कुछ एक जैसी ही है। योग्य होने पर कमाऊ बेटे, पर माँ बाप से ज़्यादा अधिकार उनकी पत्नी का हो जाता है। माँ बाप एक फालतू के बोझ समझे जाने लगते हैं। पद्मा में एक कमी थी, वह अपने बेटों पर अपना पहला अधिकार समझती थी। बहुओं की दाब सहने के लिए वह तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप लड़ झगड़ कर वापस घर चली आई। मन खिन्न रहने लगा। अकेलापन काटने को दौड़ता। अपने मन की बात किससे कहे। प्रभाकर और पद्मा जब इकट्ठे होते तो अपने अपने हृदय की गांठें खोलते। दोनों का दुख एक समान था। दोनों अकेलेपन से त्रस्त थे और मन की बात कहने के लिए उन्हें किसी साथी की तलाश थी। शायद प्रभाकर जी स्वस्थ हो गए। पद्मा ने उनकी जी जान से सेवा की। उसके हाथों से स्वादिष्ट, लजीज व पौष्टिक भोजन खाकर उनका शरीर भरने लगा। आजकल पद्मा दिन भर उनके पास ही रहती है। उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को दौड़ भाग कर पूरा करने में अपनी संतानों की उपेक्षा का दंश भूली हुई है। कभी कभी रात में भी यहीं रुक जाती है। हंसी ठहाके गप में वे एक दूसरे के कब इतने करीब आ गए पता ही नहीं चला। लॉन में बैठकर युवकों की तरह आपस में चुहल करते। मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, परंतु जमाने का मुंह वे कैसे बंद करते। लोग उनकी अंतरंगता को कई अर्थ देने लगे। यहाँ वहाँ कई तरह की बातें उनके बारे में होने लगीं। इस सब से आखिर वे कब तक अनजान रहते। उड़ती उड़ती कुछ बातें उन तक भी पहुँचने लगी। 2 दिनों तक पद्मा नहीं आई। प्रभाकर जी का हृदय बेचैन रहने लगा। पद्मा के सुगढ़ हाथों से उनकी अस्त व्यस्त गृहस्थी को नवजीवन दिया था। भला जीवनदाता को कोई भूलता है। दिन भर इंतज़ार कर शाम को पद्मा के यहाँ जा पहुँचे। कुल्लू हलवाई के यहाँ से गाजर का हलवा बंधवा लिया। गाजर का हलवा पद्मा को बहुत पसंद है। गलियों में अंधेरा अपना साया फैलाने लगा था। न रोशनी न बत्ती। दरवाज़ा अंदर से बंद था। ठक ठक आने पर पद्मा ने ही दरवाज़ा खोला। आइए, जैसे वह उनका ही इंतज़ार कर रही थी। पद्मा की सूजी हुई आंखें देखकर प्रभाकर ठगे से रह गए। क्या बात है, खैरियत तो है? कोई जवाब न पाकर प्रभाकर अधीर हो उठे। अपनी जगह से उठ पद्मा का आंसुओं से लबरेज चेहरा उठाया। तकिए के नीचे से पद्मा ने एक अंतर्देशीय पत्र निकालकर प्रभाकर के हाथों में पकड़ा दिया। कोट की ऊपरी जेब से ऐनक निकालकर वे पत्र पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते पढ़ते वे गंभीर हो उठे। ओह, इस विषय पर तो हमने सोचा ही नहीं था। यह तो हम दोनों पर लांछन है। यह चरित्र हनन का एक घिनौना आरोप है, अपनी ही संतानों द्वारा। उनका चेहरा तमतमा उठा। उठकर बाहर की ओर चल पड़े। तुम तो चले जा रहे हो। मेरे लिए कुछ सोचा है? मुझे उन्हें अपनी संतान कहते हुए भी शर्म आ रही है। पद्मा हिलक हिलक कर रोने लगी। प्रभाकर के बढ़ते कदम रुक गए। वापस कुर्सी पर जा बैठे। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। क्या किया जाए? जब तुम्हारे बेटों को हमारे मिलने जुलने में आपत्ति है, इसका वे गलत अर्थ लगाते हैं, तो हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। अब बुढ़ापे में मिट्टी पलीद करानी है क्या? उन्हें अपनी ही आवाज़ काफ़ी दूर से आती महसूस हुई। पिछले 1 सप्ताह से वे पद्मा से नहीं मिल रहे हैं। तबीयत फिर खराब होने लगी है। डॉक्टर ने पूर्ण आराम की सलाह दी है। शरीर को तो आराम उन्होंने दे दिया है, पर भटकते मन को कैसे विश्राम मिले? पद्मा के दोनों बेटों की
वैसे तो आपस में बिल्कुल नहीं पटती है, मगर अपनी माँ के गैर मर्द से मेलजोल पर वे एकमत हो आपत्ति प्रकट करने लगे थे। पता नहीं उनके किस शुभ चिंतक ने प्रभाकर जी व पद्मा के घनिष्ठ संबंध की खबर उन तक पहुंचा दी थी। प्रभाकर जी का रोम रोम पद्मा को पुकार रहा था। जवानी उन्होंने दायित्व निर्वाह की भागदौड़ में गुजार दी थी, परंतु बुढ़ापे का अकेलापन उन्हें काटने दौड़ता था। यह बिना किसी सहारे के कैसे कटेगा, यह सोच सोचकर वे विक्षिप्त से हो जाते। कोई तो हमसफर हो जो उनके सुख दुख में उनका साथ दे, जिससे वे मन की बातें कर सके, जिस पर पूरी तरह निर्भर हो सके। तभी डाकिये ने आवाज लगाई, चिट्ठी। डाकिये के हाथ में विदेशी लिफाफा देखकर वे पुलकित हो उठे, जैसे चिट्ठी के स्थान पर स्वयं उनका बेटा परिचय खड़ा हो। सच, चिट्ठी से आधी मुलाकात हो जाती है। परिचय ने लिखा है वह अगले 5 वर्षों तक स्वदेश नहीं आ सकता, क्योंकि उसने जिस नई कंपनी में ज्वाइन किया है उसके समझौते में एक शर्त यह भी है। प्रभाकर जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी खुशी काफूर हो गई। वे 5 वर्ष कैसे काटेंगे? सिर्फ यादों के सहारे? क्या पता वह 5 वर्षों के बाद भी भारत आएगा या नहीं। स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, कल किसने देखा है। वादों और सपनों के द्वारा किसी काठ की मूरत को बहलाया जा सकता है, हाड़ मांस से बने प्राणी को नहीं। उसकी प्रतिदिन की ज़रूरतें हैं, मन और शरीर की ख्वाहिशें हैं। आज तक उन्होंने हमेशा अपनी भावनाओं पर विजय पाई है, मगर अब लगता है कि थके हुए तन मन की आकांक्षाओं को यूं कुचलना आसान नहीं होगा। बेटी ने खबर भिजवाई है, उसके पति 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वह भी साथ जा रही है। वहाँ से लौटकर वह पिता से मिलने आएगी। बाहरी दुनिया, बेटा और बेटी सभी अपनी अपनी बुलंदियों के शिखर चूमने की होड़ में है। बीमार और अकेले पिता के लिए किसी के पास समय नहीं है। एक हमदर्द पद्मा थी, उसे भी उसके बेटों ने अपने कलुषित विचारों की लक्ष्मण रेखा में कैद कर लिया। यह दुनिया ही मतलबी है। यहाँ संबंध सिर्फ स्वार्थ की बुनियाद पर विकसित होते हैं। उनका मन खिन्न हो उठा। प्रभाकर, कहाँ हो भाई? अपने बाल सखा गिरधर की आवाज़ पहचानने में उन्हें भला क्या देर लगती। आओ आओ, कैसे आना हुआ? बिटिया की शादी के सिलसिले में आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। गिरधर जी का जोरदार ठहाका गूंज उठा। हंसना तो प्रभाकर जी भी चाह रहे थे, परंतु हंसने के उपक्रम में सिर्फ होंठ चौड़े होकर रह गए। गिरधर की अनुभवी नज़रों ने भांप लिया, दाल में ज़रूर कुछ काला है। शुरू में तो प्रभाकर टालते रहे, पर धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगीं। गिरधर ने समझाया, देखो मित्र, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी और पद्मा की नहीं, बल्कि अनेक उस तरह के विदुर और विधवाओं की है जिन्होंने अपनी जवानी तो अपने कर्तव्य पालन के हवाले कर दी, मगर उम्र के इस मोड़ पर जहाँ ना वे युवा रहते हैं और ना वृद्ध, वे नितांत अकेले पड़ जाते हैं। जब तक उनके शरीर में ताकत रहती है, भुजाओं में सारी बाधाओं से लड़ने की हिम्मत, वे अपनी शारीरिक व मानसिक मांगों को जिंदगी की भागदौड़ की भेंट चढ़ा देते हैं। बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते ही अपना आशियाना बसा लेते हैं। माता पिता की सलाह उन्हें अनावश्यक लगने लगती है। जिंदगी के निजी मामलों में हस्तक्षेप वे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए मात्र हम नई पीढ़ी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हर कोई अपने ढंग से जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र होता है। सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना ही तो दुनियादारी है। बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु पद्मा में और मैं दोनों बिल्कुल अकेले हैं। अगर एक साथ मिलकर हंस बोल लेते हैं तो दूसरों को आपत्ति क्यों होती है? प्रभाकर जी ने दुखी स्वर में कहा, सुनो, मैं सीधी सरल भाषा में तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम पद्मा से शादी क्यों नहीं कर लेते? उनकी आंखों में सीधे झांकते हुए गिरधर ने सामयिक सुझाव दे डाला। क्या शादी? मैं और पद्मा से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लोग क्या कहेंगे? हमारी संतानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जीवन की इस संध्या वेला में
मैं विवाह करूं? नहीं नहीं, यह संभव नहीं। प्रभाकर जी घबरा उठे। अब लगे ना दुहाई देने दुनिया और संतानों की। यही बात लोगों और पद्मा के बेटों ने कही तो तुम्हें बुरा लगा। विवाह करना कोई पाप नहीं। जहां तक जीवन की संध्या वेला का प्रश्न है, तो ढलती उम्र वालों को आनंदमय जीवन व्यतीत करना वर्जित थोड़े ही है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी सहारे की तलाश में ही तो रहता है। पद्मा और तुम अपने पवित्र रिश्ते रिश्ते पर विवाह की सामाजिक मोहर लगा लो। देखना, कानाफूसियां अपने आप बंद हो जाएंगी। रही संतानों की, तो वे भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो तुम्हारे निर्णय को बिल्कुल उचित ठहराएंगे। कभी कभी इंसान को निजी सुख के लिए भी कुछ करना पड़ता है। कुड़ते रहकर तो जीवन के कुछ वर्ष कम ही किए जा सकते हैं। स्वाभाविक जीवन यापन के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लेकर तुम और पद्मा समाज में एक अनुपम और प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करो। क्या पद्मा मान जाएगी? बिल्कुल। पर तुम पुरुष हो, पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। स्त्री चाहे जिस उम्र की हो, उसमें नारी सुलभ लज्जा तो रहती ही है। गिरधर के जाने के बाद प्रभाकर एक नए आत्मविश्वास के साथ पद्मा के घर की ओर चल पड़े। अपने एकाकी जीवन को यथार्थ के नूतन धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए जीवन की सांध्य वेला में ही सही, थोड़ी देर के लिए ही पद्मा जैसी सहचरी का संग साथ और माधुर्य तो मिलेगा। जीवन साथी मनोनुकूल तो हो तो इंसान सारी दुनिया से टक्कर ले सकता है। इस छोटी सी बात में छिपे गूढ़ अर्थ को मन ही मन गुनगुनाते वे पद्मा का बंद दरवाज़ा एक बार फिर खटखटा रहे थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।